वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग से गुडान। दोस्तों, हम कुछ दिनों से एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और मैं अपने लेक्चर्स में भी और अलग अलग वीडियोस में बताता आया हूं कि आप कितना भी रिवाइज कर लें, कितना भी पढ़ लें, जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तब तक कोई फायदा नहीं। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत बुक्स रेफर की, आपने बहुत स्टडी मटेरियल पढ़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार। इसीलिए जिस टॉपिक को भी आप खत्म कर चुके हैं उस पर रिग्रेसली एंड एग्रेसिवली जो है क्वेश्चंस करते रहिए। और दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जो एग्जाम डिले हुए हैं, इसकी वजह से भी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। जहां पर पढ़ाई जरूरी है, जहां पर मेहनत करना जरूरी है, वहीं पर मोटिवेटेड रहना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए कुछ ना कुछ जो भी आप जो आपके लिए मोटिवेशन है, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपकी कोई समवन स्पेशल है, चाहे वो जॉब की चाह है, जो भी है, उसको आप अपने सामने रखिए, अपने रूम में सामने कुछ लगा के रखिए, फोटो या जो भी है, जो भी चीज को मोटिवेट कर सकती है। मेरे लिए दोस्तों अक्सर शायरी काम करती है, अक्सर शायरी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और इंसान को हमेशा जो है बेटर की तरफ, और इंसान को हमेशा बेहतर की तलाश करनी चाहिए। और इसी बात में मुझे एक जो है शेर भी याद आ रहा है, जो मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए बताना चाहूंगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए जो नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए जो नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। दोस्तों, अपनी जिंदगी में आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं अगर आप अपनी कमिटमेंट, अपनी मोटिवेशन, अपनी मेहनत जो है 100% दो। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं इस लॉकडाउन से। इस लॉकडाउन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस नहीं। इस लॉकडाउन में अपने स्किल्स को और भी फर्निश करो। आराम से मत बैठो, क्योंकि आराम हराम है आपके लिए जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा मोटिवेशन भी होती रहनी चाहिए। मेरे को लगता है कि आने आने वाले लेक्चर्स में मोटिवेशन भी मैं करता रहूंगा। दोस्तों, आज की पहली शुरुआत हम करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल क्या है? the indifference curves of salt and salad are। कह रहे कि सॉल्ट एंड सैलेड का इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? ए नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइंस, बी नॉमिनल, सी अपवर्ड स्लोपिंग एंड डी एल शेप। गाइस, मैंने आपको बताया है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होती है, सिवाय दो ऑप्शंस के, सिवाय दो एक्सेप्शंस के। उसमें से एक एक्सेप्शन है जब दो गुड्स जिसके बीच में कंज्यूमर को चूज करना है, वो दो गुड्स जब सब्स्टिट्यूट्स हो, या फिर जब वो दो गुड्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, द इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ सॉल्ट एंड सैलेड आर वेयर सॉल्ट एंड सैलेड आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सीधी बात है, आंखें बंद करके बोल सकते हो, जब भी कोई चीज, कोई दो ऑप्शंस आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, उस केस में आपकी जो इंडिफरेंस कर्व बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एल शेप। और अगर यहीं पर होता कि ये दो चीजें जो हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उस केस में इंडिफरेंस कर्व आपकी ऐसी बनती, बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ पर कर्व नहीं होता, यहाँ पर कन्वेक्स नहीं होता। इन दो ऑप्शंस के अलावा, इन दो एक्सेप्शंस के अलावा, जहां पर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, इन दो एक्सेप्शंस के अलावा सब केस में जो इंडिफरेंस कर्व बनेगी वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगी, कुछ ऐसी। दोबारा बनाते थोड़ा साफ सुथरा, ऐसी कुछ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आंसर का एक आंसर क्या हो जाएगा? डी, एल शेप इंडस्ट्रियल कर्व बनेगी जब सॉल्ट और सैलेड आपस के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस कर्व मेजर्स द सेम लेवल ऑफ डैश डैश derived फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज से एक्स एंड वाई। कह रहा है कोई भी मान लीजिए दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई, और उसकी हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ की। मान लीजिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है। तो कह रहा है कि जब इंडिफरेंस कर्व में, जब हम बात करते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ऐसी वाली, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, कोई यहाँ पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट है, क्या पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो ये क्या मेजर करता है? क्या ये सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेजर करता है? क्या ये सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन मेजर करता है? क्या ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर करता है? क्या ये सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मेजर करता है? गाइस, लेक्चर नंबर 1, एमसीक्यू नंबर लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने यूटिलिटी की बात की थी, आपको मैंने बताया था कि जब आप डिफरेंस कर्व की बात करोगे तो थ्रू आउट एंड थ्रू आउट यूटिलिटी सेम रहेगी।
अगर यहाँ यूटिलिटी नहीं होती तो ऑप्शन सी आप लगा सकते थे सेटिस्फेक्शन, लेकिन यूटिलिटी इज अ बेटर वर्ड देन सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिफरेंस कर्व टॉपिक। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें, एक्स एंड वाई कोई भी कमोडिटी हो, तो थ्रू आउट कर्व पे हमें वो कॉम्बिनेशन मिलती है जो जिनकी सेम यूटिलिटी होती है। समझ में? हम वर्ड सेटिस्फेक्शन बहुत यूज करते हैं, बट सेटिस्फेक्शन हम यूज होती ही यूटिलिटी के लिए है, तो यूटिलिटी इज अ बेटर वर्ड। यहाँ आंसर क्या आएगा? यूटिलिटी आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। An indifference curve analysis was developed by, क्या इसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर? indifference curve analysis was developed by, ये आपको याद होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी। अगेन जिन लोगों ने मेरा डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो स्टडी मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड किया था पीडीएफ का, वो डाउनलोड कर लें, वहां आपको दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कल वाली वीडियो में भी थी और परसों वाली वीडियो में भी, लेकिन आज मैं फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां आपको पता चलेगा कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है उसी को आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, और ये डिस्कवर किया था हिक्स एंड एलन। समझ में आ रही बात? और कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट डिस्कवर किया था मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। वो तो खैर यहाँ पर मार्शल एंड पिकाउ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व का वो क्या होगा? दैट विल बी सी, एलन एंड हिक्स। फैक्ट है सीधे, कोई समझने वाली बात नहीं, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अब। इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द प्राइस लाइन इज आल्सो नोन एज। दोस्तों हमने बजट लाइन की बात की थी, अब आपको सवाल में कंफ्यूज करने के लिए वर्ड प्राइस लाइन भी यूज कर सकता है। तो प्राइस लाइन और बजट लाइन दोनों वन एंड द सेम। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करें तो प्राइस लाइन को और भी क्या कहा जाता है? क्या उसको इनकम लाइन कहा जाता है? क्या उनको कंजम्पशन लाइन कहा जाता है? क्या उसको बजट लाइन कहा जाता है? क्या उसको इन्वेस्टमेंट लाइन कहा जाता है? आंसर क्या है? बजट लाइन। बजट लाइन एंड प्राइस लाइन आर वन एंड द सेम। समझ में आ रही बात? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी, बजट लाइन। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। मूविंग अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व। जब हम इंडिफरेंस कर्व के अलोंग मूव कर रहे होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कंज्यूमर्स प्रेफर सम ऑफ द कंज्यूमेशन पॉइंट्स टू अदर्स। पहले तो हम यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम ऑप्शन पूरे पढ़ लेते हैं। बी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गुड इंक्रीजेस as more of good is consumed. C, marginal rate of substitution is constant. D, consumers do not prefer one consumption point to another. देखो यहाँ पर बनी हुई है डिफरेंस कर्व, इसको ध्यान दो यहाँ पर। अब जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो हर पॉइंट पर कह रहा है कि क्या हो रहा है? क्या आपकी कुछ पॉइंट्स प्रेफरेबल ज्यादा होती? मान लो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो कह रहा है ए बी सी डी में से क्या कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कंज्यूमर को ज्यादा प्रेफर्ड होंगे? मान लो इससे ए ज्यादा प्रेफर्ड होगा बी से, या फिर बी ज्यादा प्रेफर्ड होगा ए से? नहीं, मैंने बताया आपको थ्रू आउट एंड थ्रू आउट इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट सेम यूटिलिटी देता है, इसीलिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं होगी। तभी तो बोलते हैं इनडिफरेंट, कंज्यूमर रिमेन्स इनडिफरेंट, चाहे उसको ए कॉम्बिनेशन दो, चाहे बी कॉम्बिनेशन दो, चाहे सी कॉम्बिनेशन दो, चाहे डी कॉम्बिनेशन दो। यहां तक क्लियर है? आसान है? आगे बढ़ते हैं। एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, जब हम इंडिफरेंस कर्व में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कुछ ऐसा, यहां से यहां जा रहे हो आप, तो क्या होगा? इन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है उसको क्या होगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं? देखो दोस्तों, स्लोप क्या होता है? ये स्लोप होता है आपका, मैंने बताया था आपको, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जिस ये स्लोप आ गया, फिर ये स्लोप आ गया, फिर ये स्लोप आ गया। तो अब देखें कि जब स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था ऊपर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस थोड़ा हौच पौच होकर दोबारा बनाते हैं इसको, थोड़ा क्लियर, थोड़ा हम जूम इन करके देखिए। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने डिफरेंस कर ड्रॉ की, ये हमने ड्रॉ की। अब जो इसका स्लोप होता है, देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर बहुत तीखा स्लोप था, फिर ये कम हुआ, फिर करते करते बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ गया। तो दोस्तों इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? क्या वो यूनिटी ही रह रहा है? क्या वो डिक्लाइन हो रहा है? क्या वो जीरो हो रहा है या वो राइज हो रहा है? बताइए, डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। तो ये जो है 90 डिग्री के करीब है, और ये जो है 0 डिग्री के करीब है। तो अब यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट ये 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, यानी डिक्लाइन हो रहा है। दोस्तों आसान भाषा में, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन इंडिफरेंस कर्व, द स्लोप विल डिक्लाइन। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर सीधे यहाँ पर ये भी लिखा होता कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट हैपेंस टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी डिक्लाइन। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं।
which of the following statement is not true of indifference curve? अगर हम indifference curve की बात करें तो इन चार ऑप्शन में से क्या ट्रू नहीं है? They are convex to the origin, they could intersect, they exhibit higher levels of utility as you move from the origin, and D, they are downward sloping. पहला तो सही है, convex to the origin हमेशा रहेगा सिवाय perfect complement और perfect substitute के. Second, they could intersect. क्या ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कल हमने इस पे 2-3 सवाल किए थे कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते. इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया कि एक ही कॉम्बिनेशन की दो अलग-अलग यूटिलिटी है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. दे मे नॉट बी पैरेलल, दे मे बी पैरेलल, बट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी. अगर कोई पहले किसी बंदे ने आप ये वीडियो पहले सीधे इसी वीडियो पे आया है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कोई भी इंडिफरेंस कर्व कैसे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. An indifference curve shows A, affordable combination of goods, B, the relative price of one good related to another, C, consumption possibilities that a consumer faces at different prices of income, D, different combination of two goods among which the consumer is indifferent. कह रहा है जब मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व, किसी भी पॉइंट पे मैं उस पर लगा दूं तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है मुझे कि ये वो कॉम्बिनेशन गुड्स है जो मुझे अफोर्डेबल है, या फिर ये प्राइस बता रहा है ए गुड की और बी गुड की. चाहे मैं पेन और पेंसिल में चूज कर रहा हूँ, चाहे मैं मैंगो और पीचेस में चूज कर रहा हूँ, कोई भी दो चीजों के बीच में चूज कर रहा हूँ, तो ये रिलेटिव प्राइस बता रहा है. क्या प्राइस की तो बात ही नहीं होती, हम तो यहाँ क्वांटिटी की बात करते हैं, ये भी गलत है. सी, कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज दैट अ कंज्यूमर फेसेस एट डिफरेंट प्राइसेस एंड इनकम. नो. डी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स among which the consumer is indifferent. यानी इन कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 10 मैंगो 50 पीचेस, 5 मैंगो 15 पीचेस दो, जो भी पॉइंट सारे के सारे डिफरेंस करते होंगे वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं कंज्यूमर को, सारे के सारे इंडिफरेंट है उसके लिए, उसको कोई भी दे दो. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी. डी. समझ में आ रही बात दोस्तों? आगे बढ़ते हैं. As a consumer moves away from origin onto higher indifference curves. कह रहा है जब मैं इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूं, मान लो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो कह रहा है कि जब एक कंज्यूमर यहाँ ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? यही देखते हैं क्या होगा. ए, द कंज्यूमर रीचेस लेस प्रेफर्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स. अगर ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या लेस प्रेफर्ड होगा कि ज्यादा प्रेफर्ड होगा? ज्यादा प्रेफर्ड होगा. द कंज्यूमर रीचेस मोर अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. अफोर्डेबल पता नहीं, डिपेंड करता है कि आपने बजट क्या है उसका, उसकी इनकम क्या है, ये भी हमें पता नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यूटिलिटी ज्यादा होगी, जो है आपकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी. द कंज्यूमर रीचेस मोर प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. डी, नन ऑफ द अबव. अब आप खुद ही बताइए आंसर क्या होगा. द कंज्यूमर रीचेस लेस प्रेफर्ड अगर आप ओरिजिन से दूर जाओगे, या फिर आप अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन पे पहुंचोगे, या फिर आप मोर प्रेफर्ड पे जाओगे. भाई मोर प्रेफर्ड, ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फेक्शन, हायर यूटिलिटी, तो हायर प्रेफरेंस. जहां आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा. तो आसान भाषा में जब आप ओरिजिन से मूव करोगे ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व के बाहर बाहर जाओगे तो आपको ज्यादा प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन मिलेंगी और आपके लिए वो ज्यादा प्रेफरेबल होगी. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर डी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज. कह रहा है कि जब हम स्लोप की बात करें, अभी अभी हमने इसकी बात की थी इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की. इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कहीं भी आप ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, तो ये क्या है? ये एमआरएस. एमआरएस जो है, जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नीट्यूड है इस स्लोप का, उसी को आप एमआरएस कहते हैं. तो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बी, रेट ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सी, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी इनकम. डी, रेट ऑफ रिलेटिव प्राइसेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस. यहाँ एमआरएस भी लिखा हो सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आंसर हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट पे आते हैं हम. A point where the budget line is just touching an indifference curve. जब बात करते हैं कि हम किसी की इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें, तो जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस, जो आप मान लो ये बजट लाइन है मेरी, यहाँ जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व जस्ट टच कर रहा है इसको, बजट लाइन को, ये पॉइंट क्या है? क्या ये बेस्ट अफोर्डेबल पॉइंट है? क्या ये लीस्ट अफोर्डेबल पॉइंट है? ये क्या फिर ये लोवेस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व है, या फिर क्या है ये? बोथ आंसर्स बी एंड सी आर करेक्ट. देखो ध्यान से, कह रहे जिस पॉइंट पे जब इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है किसको? बजट लाइन को. क्या है वो? द बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है, अफोर्डेबल पॉइंट है, या फिर वो लीस्ट अफोर्डेबल पॉइंट है? दोस्तों ये बात तो है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसके थ्रू एंड थ्रू, यहाँ पर पूरा जहां भी देख लो आप, इस पूरे पॉइंट पे जहां भी आप देखोगे,
तो आपको सेम यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जिस पॉइंट पे बजट लाइन टच करेगी इंडिफरेंस कर्व को, वो आपका एफोर्डेबल पॉइंट होगा, जो आप एफोर्ड कर सकते हो कॉम्बिनेशन को। ऐसा नहीं कि ये जो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 सारे बराबर यूटिलिटी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पॉइंट 3 जो है, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एफोर्डेबल है, जो अपने हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो ये आपका मोस्ट एफोर्डेबल पॉइंट होता है। समझ में ये बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन इंडिफरेंस कर्व or budget line diagram at the consumer equilibrium in an indifference curve budget line diagram at the consumer equilibrium the slope of budget line is। कह रहा है कि अगर मैं इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूं, जो बजट लाइन टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को, क्या है, is the slope of a budget line is less than the slope of indifference curve, is greater than the slope of indifference curve, equal to the slope of indifference curve, and maybe the greater than or equal to the सॉरी लास्ट ऑप्शन क्या है, मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दोस्तों मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट मारोगी तो स्लोप बन जाएगा किसी भी इंडिफरेंस कर्व का। और इस टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे जहां टच करता है। अब जहां बजट लाइन टच कर रही है इंडिफरेंस कर्व को, तो यहाँ दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये मोस्ट एफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है, और एट द सेम टाइम ये आपका एमआरएस भी है। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन जिस जगह पर टच कर रही है वो स्लोप भी है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन भी है, यानी वो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आर इक्वल। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी जो पॉइंट है यही बजट लाइन है जिस पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पर ये बजट लाइन भी है और यहाँ पर ये क्या है, एमआरएस भी है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। In indifference curve budget line diagram, consumer reach higher indifference curve when their budget decreases. B, the price of only good measure along the axis, along the y-axis increases. The price of either good falls. The price of either good rises. दोस्तों बजट लाइन सिर्फ दो सिचुएशन में शिफ्ट होगा। ये यहाँ पर किस किस तरह शिफ्ट करवा रहा है, रीचेस हायर डिफरेंस कर्व। हायर डिफरेंस कर्व का मतलब हायर, यानी बजट राइट शिफ्ट करेगा। अगर बजट डिक्रीज करे तो बजट लाइन लेफ्ट शिफ्ट करेगी, राइट नहीं करेगी, क्योंकि इसने ऑप्शन में बोला है कि हायर डिफरेंस कर्व। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, ये डिफरेंस कर्व एक आ गई, ये हायर डिफरेंस कर्व आ गई। तो अगर ये पहले बजट लाइन ये थी, तो ये जो हायर डिफरेंस कर्व तब अचीव होगा जो बजट बढ़ेगा। तो लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है, बजट डिक्रीज होगा, तो इस केस में तो हायर डिफरेंस कर्व अचीव नहीं होगी। सेकंड क्या है, द प्राइस ऑफ ओनली गुड मेजर अलोंग द वाई एक्सिस इंक्रीजेस। या फिर आपकी द प्राइस ऑफ ईदर गुड फॉल्स। दोस्तों बजट लाइन शिफ्ट करेगी आगे की तरफ, चाहे आपका एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है या वाई एक्सिस पे, इनमें से कोई भी जिसकी प्राइस कम हो जाए। मिसाल के तौर पे आइए हम इसको पूरा समझते हैं। कह रहे हैं कि किस केस में हायर डिफरेंस कर्व अचीव होगी, जब सिर्फ वाई एक्सिस पे जो गुड है वो इंक्रीज करेगा, जब सिर्फ एक्स एक्सिस पे गुड है वो इंक्रीज करेगा, या फिर दोनों में से कोई भी डिक्रीज कर जाए। तो मान लो पहले मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से मैंने लेट्स से 10 रुपए के 5 आम खरीद लिए और 5 रुपए की 25 पीचेस खरीद ली। ठीक है, 100 रुपए मेरा बजट था। अब अगर जो पीचेस हैं इनका प्राइस कम होके 1 रुपए हो जाए, तो मैं कितने पीचेस खरीद पाऊंगा, 50 पीचेस खरीद पाऊंगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो 25 पॉइंट पे यहाँ लिंक कर रही थी, अब यही डिफरेंस का कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ 50 होगा, है ना, तब भी हायर डिफरेंस का रुचि होगी, है ना। अब दूसरी चीज देख लो, अगर मैं बोलूं कि पहले मेरे पास जो पीचेस मुझे 10 रुपए के, जो मुझे मैंगो 10 रुपए के मिल रहे थे, अब वो 5 रुपए के मिलने लगा। इसका मतलब मैं 50 में 10 मैंगो खरीद सकता हूँ। तो जहां 5 पे थी, अब ये यहां पर आ जाएगी 50 पे। यानी दोनों केस में, चाहे मैंगो की प्राइस घटे चाहे पीचेस की प्राइस घटे, दोनों केस में हायर इंडिफरेंस कर्व अचीव हो सकती है। तो आइदर ऑफ द गुड, यानी आपको हायर इंडिफरेंस कर्व दो सिचुएशन में हो सकती है। पहली, जब आपका बजट इंक्रीज हो जाए या आपका इनकम बढ़ जाए। सेकंड, जब किसी भी गुड की प्राइस कम हो जाए। प्राइस कम होगी तो आप वो चीज ज्यादा खरीद पाओगे, तो या तो वाई एक्सिस पे शिफ्ट करेगा तो एक्सिस पे शिफ्ट करेगा आगे की तरफ। दोनों केस में आपकी डिफरेंस कर्व हायर अचीव हो जाएगी। तो आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, द प्राइस ऑफ आइदर गुड फॉल्स। समझ में आई बात, यानी सी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर टी एंड कॉफी विल बी।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टी और कॉफी क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। कहते हैं एमआरएस फॉर टी एंड कॉफी विल बी कांस्टेंट, जीरो, diminishing as we move from left to right on the curve, increasing as we move from left to right on the curve। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया है जिस केस में आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं उस केस में कुछ ऐसी बनती है, कर्व नहीं बनती। अब मुझे बताओ इसका स्लोप कांस्टेंट रह रहा है या चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली कांस्टेंट रह रहा है। अगर कर्व कुछ ऐसी होती तो यहाँ पर एक स्लोप होता है, यहाँ पर एक स्लोप होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का तो सेम ही रहता है स्लोप। तो स्लोप यानी एमआरएस, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व क्या है? एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है एमआरएस फॉर टी एंड कॉफी विल बी कांस्टेंट व्हेन द टू सब्स्टिट्यूट्स, टू गुड्स आर व्हाट? व्हेन बोथ द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर इट। यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमेशा याद रखिए एमआरएस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू एंड थ्रू ऑफ द ग्राफ। लेफ्ट टू राइट जाइए, एमआरएस कांस्टेंट ही रहेगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स, एमआरएस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, पहले सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमआरएस को क्या होगा जब हम बात करेंगे फॉर व्हाट? फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, एमआरएस फॉर मोबाइल एंड सिम विल बी। अब देखो, मोबाइल एंड सिम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सिम के बगैर मोबाइल काम नहीं करेगा, मोबाइल के बगैर सिम काम नहीं करेगा, सही बात है। तो कह रहा है कि जब मैं बात करूं एमआरएस की फॉर मोबाइल, it will be infinite along the y-axis and zero along the x-axis. Zero along the y-axis and infinite along the x-axis. Zero along the y-axis, zero along the x-axis, infinite along the y-axis, infinite along the x-axis. अब आइए देखिए कि इसको ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व फॉर व्हाट? फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ऐसा बनता है। अब मुझे बताओ कि ये y-axis है, ये वाला, ये y-axis है, यहाँ पर आपका स्लोप क्या है? ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इन्फिनिटी है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर क्या है स्लोप? ये जो ये वाला है एक्स एक्सिस, यहाँ पर स्लोप क्या? जीरो है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की, कॉम्प्लीमेंट पे वाई एक्सिस पे जो एमआरएस होगा वो इन्फिनिट होगा और एक्स एक्सिस पे होगा तो वो जीरो होगा। ये आपको याद रख लेना। ये मेरे नोट्स में भी है, जिन लोगों ने नोट्स पढ़ा है उनको उन्होंने देख लिया होगा, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और फायदेमंद होंगे। साथ साथ में जब भी आप कर रहे होते हैं तो आंसर पॉज करके दिया करो, सोचा करो पहले। अगर मेरे आंसर का वेट करोगे तो आप खुद सोच ही नहीं रहे, खुद सोचोगे नहीं तो एग्जाम में भी क्वालिफाई, तो एग्जाम में भी आंसर सही नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो लौटेंगे फिर से अगले एक नए टॉपिक के साथ कल, और उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होंगे। अगर आपको ये वीडियोस फायदेमंद लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू सून।